वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम वर्जन कंट्रोल के बारे में जानेंगे। किसी भी तरह के वर्जन कंट्रोल के अंदर जब आप कोई भी डेटा पुश करते हैं, कमिट करते हैं या फिर डेटा का पुल लेते हैं, तो किस तरीके से चीजें इंटरनली काम करती है, किस तरीके से जो वर्जन कंट्रोल के इकोसिस्टम्स है उनको स्केल किया जाता है, वो इंटरनली डेटा को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और लोकल से क्लाउड तक डेटा को पुश करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स होती है जिनको फॉलो किया जाता है। अगर मैं बिटबकेट की बात करूं या गिटहब की बात करूं तो सबके कुछ डिफाइंड पैटर्न्स हैं, उनके बेसिस पे हम गिटहब या फिर बिटबकेट जैसे एक आर्किटेक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। उसके बाद में फिर अपन इसके हाई लेवल आर्किटेक्चर पे जाएंगे कि हाई लेवल आर्किटेक्चर्स में क्या क्या चीजों को कैसे यूज किया जाता है या फिर किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये होती है, जब आप कोई भी वर्जन कंट्रोल पे काम करते हो तो आप जनरली फाइल के अंदर जो कुछ भी चेंज करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो, उसको कंट्रोल कैसे करते हो। ठीक है, और उस वाली फाइल को आप स्टोर कैसे करके रखते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के साथ में। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल में इस वाले सेशन में जानेंगे। इस वाले सेशन को एंड तक देखोगे तो आपके सारे बेस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे गिट आर्किटेक्चर के, और जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप इजीली उन चीजों का आंसर कर पाएंगे। हम यहाँ पे फाइल इंटीग्रिटी वाले कंसेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि जब किसी भी फाइल को, किसी भी बड़ी फाइल को जब आप किसी भी डिस्क पे राइट करते हैं तो इंटीग्रिटी किस तरीके से मेंटेन करी जाती है, कि बीच में कहीं फाइल टेम्पर्ड तो नहीं हुआ है, कहीं डेटा लॉस तो नहीं हुआ है, कहीं फाइल करप्ट तो नहीं है। ये सब चीजें कैसे इंश्योर करी जाती है, क्योंकि गिट के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो फाइल इंटीग्रिटी का होता है। क्योंकि अगर आप किसी की फाइल के साथ में छेड़छाड़ कर देंगे तो उस वाली कंपनी का, उस वाले बिजनेस का जो डेटा वो तो लॉस हो जाएगा। तो उस चीजों को इंश्योर कैसे किया जाता है अपन उसके बारे में डिटेल में जानेंगे उसकी। ठीक है, इस वाले सेशन में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू बनाया है गिट आर्किटेक्चर का। तो बेसिकली गिट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार तरह के डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है ब्लॉब, ठीक है, बाइनरी ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है ट्री, तीसरा होता है कमिट, चौथा होता है टैग। सो बेसिकली ब्लॉब क्या होता है? ब्लॉब होता है जैसे अगर ऑब्जेक्ट कोई कैटेगरी है तो उसका जो सब कैटेगरी होगा ना वो होगा ब्लॉब, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है ब्लॉब। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ब्लॉब में ये डिफरेंस होता है कि ब्लॉब होता है वो ऑब्जेक्ट का सब कैटेगरी होता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं ट्री। अगर आपने किसी भी रेपोजिटरी की अगर एक भी फाइल में अगर एक लाइन का एक कैरेक्टर का भी अगर चेंज किया है तो उसका एक स्नैपशॉट बनता है, उसको बोलते हैं ट्री। ठीक है, ट्री इक्वल टू स्नैपशॉट होता है। ठीक है, आप जो आप कमिट करते हैं ना, डेटा को कमिट करने के बाद उसका एक स्नैपशॉट बनता है बेसिकली। ठीक है, तो हर एक कमिट एक ट्री को रिप्रेजेंट करता है, एक सब ट्री को बोल सकते हैं। इसके अंदर उस वाले रेपो में जितने भी फाइल चेंजेस हुए हैं उस वाले कमिट के करस्पॉन्डिंग वो सारे स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कमिट। तो बेसिकली कमिट का मतलब क्या होता है कि आपने डेटा को फाइनल फ्रीज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने लोकल में कोई चीजें चेंज करी, चेंज करने के बाद में आपने उन चीजों को ऐड करा, ऐड करने के बाद में आप उन चीजों को आपने कमिट करा। तो कमिट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन जाती है, इस वाली ट्री की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या चेंज किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन कमिट में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद में आपके पास में आती है टैग्स। सो एक टैग जो होता है कमिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक टैग के थ्रू हम एक कमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद में जानता हूं रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, आप डॉट गिट फाइल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको देखना। तो उसमें चार चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉट गिट फाइल जो होती है ना वो पूरा का पूरा जो ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलती है। तो पूरा का पूरा गिट का आर्किटेक्चर होता है ना वो ट्री के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं? ह्यूमन रीडेबल ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपको किसी रेफरेंस को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मेन ब्रांच में किसी टैग को रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? REF मेन, मतलब इसका मतलब क्या है? ये मेन ब्रांच है। ठीक है, या फिर मेन कमिट है। इसको बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है रेफरेंस, उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद आती है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी डेटा को कमिट करते हो, कमिट करने के बाद जो स्नैपशॉट बनता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो आप डेटा कमिट करते हो, कमिट करने के बाद में जो चेंजेस बन के फाइनल स्नैपशॉट बनता है ना उसको बोलते हैं इंडेक्स। हेड क्या होता है? हेड आपकी करंट कमिट को इंडिकेट करता है, करंट ब्रांच को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये आपका कोई भी टैग हो सकता है या कमिट हो सकता है, ठीक है, या ब्रांच हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये चार मेजर चीजें कंपोनेंट के अंदर एक पूरे गिट आर्किटेक्चर को ब्रेक किया जाता है। ये ओवरव्यू है। उसके बाद में एक सवाल आता है कि गिट जो है कितने ट्री आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो बेसिकली गिट जो है 3 ट्री आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। 3 ट्री का मतलब क्या होता है? पहला ट्री होता है आपका वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे आप काम करते हो लोकल के अंदर। ठीक है, उस वाली वर्किंग डायरेक्टरी से जब आप कोई भी चेंज जब करते हो तो आप ऐड अगर करोगे तो आप स्टेजिंग डायरेक्टरी पे आ जाओगे। ठीक है, आपने चीजों को ऐड कर दिया और कमिट करने के बाद आप उसको लोकल डायरेक्टरी में पुश कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में लोकल डायरेक्टरी से जो चीजें जाती है वो जाती है रिमोट के ऊपर, जो आपकी अपने क्लाउड पे जो आपके पास में रेपो है उसके अंदर आपको चेंज कुछ करना है। तो बेसिकली वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग डायरेक्टरी और लोकल डायरेक्टरी के बेसिस पे बोला जाता है कि गिट जो है वो 3 टियर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है।
ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो अपन ने समझा। अब इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि यार जब गिट में आप कोई भी चीज चेंज करते हो तो इतना फास्टली वो डेटा को ऊपर पुश कैसे कर देता है। तो बेसिकली गिट क्या करता है, गिट जेड लिब कंप्रेशन को यूज करता है। किसको? जेड लिब कंप्रेशन को यूज करता है। सो बेसिकली जेड लिब कंप्रेशन में होता क्या है कि आपकी जो फाइल होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे वो डेटा को कंप्रेस करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने भी आप चेंज करते हैं, ठीक है, और जितने भी फाइल आपके पास में होती है उसके लिए एक हैश जनरेट होता है। ठीक है, और हैश के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि किस फाइल में क्या चेंज हुआ है। अगर दोनों हैश डिफरेंट है इसका मतलब इस वाली फाइल में चेंज हुआ है, उस वाली फाइल का हैश चेंज हो जाएगा। पहले गिट जो है SHA-1 यूज करता था, अब SHA-256 यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको मैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरव्यू के पर्पज से। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जेड लिब कंप्रेशन का यूज करता है जब डेटा ऊपर पुश किया जाता है तो हैश का यूज करता है, और हैश में पहले SHA-1 यूज करता था, अब SHA-256 यूज करता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जब आप किसी भी रेपो को क्लोन करते हैं और कोई भी फाइल अगर चेंज करते हैं तो क्या जब आप चेंज करते हैं तो जो स्नैपशॉट बनता है, स्नैपशॉट कहां बनता है आपके पास में? हर एक ट्री में। मतलब जो भी कमिट करते हो, कमिट करने के बाद एक ट्री बनता है, उसको स्नैपशॉट बोलते हैं। क्या पूरा का पूरा डेटा पर भेजता है? नहीं, वो वर्किंग डिफ निकालता है। वर्किंग डिफ का मतलब क्या होता है? वर्किंग डिफ का मतलब क्या होता है कि आपकी रिमोट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है उनके सारे के हैश डाउनलोड करेगा उस वाली रेपो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, हैश, और आपके जो लोकल में जो ट्री बना है इसके हैश कंपेयर करेगा। जिस फाइल में डिफरेंस होगा ना सिर्फ उसी फाइल को ऊपर भेजेगा वो, ठीक है, उसी फाइल को ऊपर भेजेगा, मतलब डिफ को ही ऊपर भेजता है। तो क्या करता है? कंपेयर करता है हैश को, हैश कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद में चेक करेगा कि अगर दोनों हैश सेम है मतलब इन दोनों, इस फाइल में चेंज नहीं हुआ, इसको मुझे ऊपर नहीं भेजना है, जिस फाइल में चेंज हुआ सिर्फ मुझे उसी फाइल को ऊपर भेजना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो क्या करता है कि सारी की सारी वर्जनिंग कंट्रोल करता है अपनी। ठीक है, तो हर एक फाइल में जितने भी चेंजेस होते हैं ना उसके अंदर वो सारा हैश जनरेट करता है, फिर हैश से अपन कंपेयर करते हैं कि फाइल में चेंज हुआ है नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो गिट फाइल में डिफरेंस आपको दिखाता है माइनस और प्लस करके, रेड और ग्रीन के अंदर जब आप लाइन देखते हो तो कैसे दिखाता है? तो बेसिकली उसके लिए गिट जो है वो मेयर डिफ एल्गोरिथम का यूज करता है। मैं बताता हूं अभी आपको, एक सेकेंड। सो बेसिकली मेयर डिफ एल्गोरिथम होती है, मेयर डिफ एल्गोरिथम, ठीक है, मेयर डिफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं जब किसी भी फाइल में अगर आपको एक कैरेक्टर, एक लाइन, एक कोमा का भी अगर आपको डिफरेंस निकालना है ना तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हर लाइन को एक यूनिट की बेसिस पे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और प्रीवियस और करंट वर्जन में डिफरेंस निकाल के पोजीशन वाइज, मतलब हर एक कैरेक्टर की पोजीशन में डिफरेंस निकालता है, उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, उस फाइल में चेंज क्या हुआ है उसके बेसिस पे वो डिफरेंस निकाला जाता है। प्रीवियस और ओल्ड को आपको, ओल्ड को तो रेड में और न्यू वाली जो फाइल लाइन है उसको दिखाता है ग्रीन में, तो उसको बोलते हैं मेयर डिफ एल्गोरिथम के थ्रू फाइल के अंदर जितने भी आप कंटेंट का चेंज करते हैं उसको दिखाया जाता है। ठीक है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट डेटा के बारे में पढ़ा। डॉट गिट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली गिट के कोर आर्किटेक्चर को शो करता है कि किस फॉर्मेट में गिट डेटा को स्टोर करके रखता है। रेफरेंसेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, हेड क्या होते हैं। ठीक है, थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, थ्री ट्री आर्किटेक्चर क्या होता है जिसको गिट फॉलो करता है एक्चुअली में। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा एक बेसिक कंसेप्ट है गिट आर्किटेक्चर का। अब इसको मैं हटा रहा हूं, मैं अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा कि जितने भी फाइल में जब आप चेंज करते हैं, ठीक है, जितने भी फाइल में जब आप चेंज करते हैं तो ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि यार ये वाला जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। फाइल इंटीग्रिटी इंश्योर कैसे करी जाती है? तो बेसिकली किसी भी फाइल की इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए एक मर्कल ट्री होता है, तो बेसिकली ये बॉटम टू टॉप बनता है। ओहो, बॉटम से टॉप पे बनता है ये, बॉटम से टॉप। ठीक है, कैसे बनता है? अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई फाइल बंद थी, ठीक है, इसको मैंने मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जांपल एक x1 पार्ट हो गया, ठीक है, एक x2 पार्ट हो गया, इन दोनों को मर्ज करके एक फाइनल हैश बनेगा x1 x2 करके। ठीक है, सेम फॉर एक y1 हो गया, एक y2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके बनेगा y1 y2, और इन दोनों को मर्ज करके बनेगा आपके पास में पूरा x1 x2 y1 y2। तो बेसिकली आपने एक फाइल को मल्टीपल चंक में ब्रेक करा, उन चंक्स के आपने हैश बनाए, हैश बनाने के बाद उन चंक्स को आपने ऊपरली मर्ज करा, तो एक फाइल को आपने 4 पार्ट में ब्रेक करा। तो ये आपके क्या है? रूट। तो जो लीफ होते हैं ना, लीफ नोड जो होते हैं ना, वो फाइनल डेस्टिनेशन फाइल को शो करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इतने चंक्स में आपने चीजों को ब्रेक करा, इसके बाद आप जब उसको फाइनली मर्ज करेंगे तो आपकी कंप्लीट फाइल का जो हैश आएगा और जो आपके पास ऑब्जेक्ट स्टोरेज में फाइल है उसका हैश निकालोगे तो दोनों हैश एकदम सेम आने चाहिए। इसके थ्रू अगर दोनों हैश अगर सेम आ रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर पा रहे हो कि आपका डेटा इंटीग्रेटेड है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके डेटा में कोई भी टेम्पर नहीं हुआ है या कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो जनरली होता क्या है, जब आप किसी भी डिस्क पे डेटा राइट करने जाते हो ना, तो समटाइम्स क्या होता है कि डेटा करप्ट हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स डेटा करप्ट हो जाता है, कुछ बिट्स मिस हो जाती है, उसकी वजह से फाइल का हैश जो है फिर मैच नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं मर्कल ट्री आर्किटेक्चर। ठीक है,
मर्कल ट्री जो बेसिकली होता है पूरा का पूरा जितने भी वर्जन कंट्रोल इकोसिस्टम्स होते हैं, फाइल इंटीग्रिटी वाले जो इकोसिस्टम होता है, अगर आप S3 की बात करोगे, जो भी बात करोगे, ये सारे के सारे मर्कल ट्री को यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो गिट का आर्किटेक्चर है, ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि एक मर्ज के अंदर अगर आप देखेंगे, एक मर्ज में मल्टीपल कमिट्स हो सकते हैं, कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, ठीक है। एक मर्ज में मल्टीपल कमिट्स हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ बनता है पूरे, क्योंकि हर कमिट का पेरेंट होगा, उसका भी फिर कुछ ना कुछ पेरेंट होगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो मर्कल जो ट्री होता है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि आप जो डेटा रखते हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके पास में रेपो होगा, ठीक है। रेपो के पास में आपके पास मल्टीपल ब्रांच होगी। मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। हर ब्रांच के ऊपर मल्टीपल कमिट्स या मर्ज होंगे, ठीक है। उन कमिट्स के नीचे सब ट्रीज होंगे। तो सिंपल कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक रेपो होगा, रेपो के नीचे इसके मल्टीपल ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज के अंदर आपके पास में रेस्पेक्टिव कमिट्स होंगे, उन कमिट्स के अंदर आपके पास में सारे फाइल के उन कमिट्स के अंदर आपके पास स्नैपशॉट्स होंगे। स्नैपशॉट मतलब क्या बोलोगे? सब ट्री बोलोगे, कि उस वाली डायरेक्टरी सब फोल्डर की कौन सी फाइल में चेंज हुआ है वो उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद में जो फाइल में चेंज होगा वो पूरा मर्कल ट्री के फॉर्मेट में आप स्टोर करके रखोगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो गिट का आर्किटेक्चर होता है ना वो काम करता है, ठीक है। अब मैं आता हूं कि जनरली आप जब कोई भी रिलीज ब्रांच बनाते हैं, डेवलप ब्रांच बनाते हैं, बग फिक्स ब्रांच बनाते हैं, तो कैसे आइडियली वे में उसको बनाना चाहिए। सो एक आइडियल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास एक मेन ब्रांच होती है। मेन ब्रांच से आप डेवलप ब्रांच को निकालते हैं, ठीक है। डेवलप ब्रांच को आप निकालते हैं। डेवलप ब्रांच को निकालने के बाद में इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसमें फीचर बनाएंगे या फिर आप इसका रिलीज बनाएंगे, ठीक है। और जैसे आपने इन दोनों को टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद आप डेवलप में मर्ज कर लेंगे और डेवलप को मेन में मर्ज कर देंगे। बट बग फिक्स की जो ब्रांच है वो डायरेक्टली मेन से निकालते हो आप। बग फिक्स की ब्रांच डायरेक्टली मेन से निकालते हो और फिक्स करने के बाद में मेन में डायरेक्टली डाल देते हो। इस तरीके से आप ब्रांचिंग मैकेनिज्म को भी इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया गिट क्या है, कैसे यूज होता है। ब्लॉब स्टोरेज का यूज करता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डेटा रखता है। मतलब आप किसी S3 को मान लो, किसी को भी फाइल का पूरा डेटा रखता है, उसको एक हैश के साथ में अटैच कर देता है और उसको एक ट्री के अंदर उसका हैश डाल देता है और फाइल का नेम डाल देगा कि भाई ये वाला फाइल का नेम और ये वाला हैश दोनों साथ में है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर किया जाता है, पूरा डेटा को स्टोर किया जाता है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब आपने गिट का बेसिक ओवरव्यू समझा कि गिट किस तरीके से डेटा को कंट्रोल करता है, क्या करता है। अगर मैं इसकी डीबी स्कीमा की अगर बात करूं, ठीक है, उससे पहले मैं बात करूंगा सर्विसेज की। तो आपके पास सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है अगर आपको गिट की सर्विस बनानी है? तो आपके पास एक यूजर सर्विस होगी जो कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को कंट्रोल करेगी। एक आपके पास में रेपो की सर्विस होगी, है ना। इस रेपो के अंदर इस वाले जैसे इस रेपो की इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने लोग के पास इसका एक्सेस है वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी रेपो की इसके अंदर होगी। उसके बाद में आपके पास एक सर्च की सर्विस होगी। उसके पास आपके पास एक मीडिया की सर्विस होगी, आप क्योंकि सारी फाइलें अपलोड करेंगे किसी सर्विस के थ्रू आपको अपलोड करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक क्या बोलते हैं पीआर की और मर्ज की एक सर्विस होगी, क्योंकि पीआर मर्ज का एक पूरा डिफरेंट तरह का लॉजिक और कुछ कंडीशंस रूल इंजन चलते हैं। तो पीआर मर्ज की अलग से आपके पास सर्विस होगी। एक आपके पास में डिफ होगी। डिफ सर्विस का काम क्या होगा कि जो आपके पास फाइलें हैं उनका डिफ कैसे निकालना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे आपके पास एक एनालिटिक्स की सर्विस होगी। एनालिटिक्स सर्विस फाइनल जो कितने कमिट टोटल हुए हैं, कितने चेंजेस टोटल हुए हैं, कितनी लाइन टोटल चेंज हुई है, सारी जो है एनालिटिक्स के थ्रू आप ड्राइव करोगे, ठीक है। इसके बाद में भी कुछ और भी सर्विसेज होती है। अपन एक स्टैंडर्ड सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि अगर आप किसी भी बिटबकेट में अगर गिटहब में अगर आप जाते हो तो बेसिकली एक सबसे पहले क्या होता है आपके पास में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो यूजर के अंदर अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल टीम है, टीम के अंदर टीम के मेंबर है, ठीक है। टेबल्स हो सकती है इस तरह से। अब उसके बाद में एक रेपो आता है, तो रेपो की एक इन्फॉर्मेशन की एक टेबल हो जाएगी, फिर उसके कॉन्फिग की टेबल हो जाएगी, फिर उसके परमिशन की टेबल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपन पूरी की पूरी रेपो की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रखेंगे। उसके बाद में सर्च पे आ जाता है कि सर्च हर एक डेटा को आप सर्च में पुश करते हो रेपो के करस्पॉन्डिंग, कमिट के करस्पॉन्डिंग, जो आप इजीली सर्च कर सकते हो। आप कमिट को भी सर्च कर सकते हैं, आप कंटेंट को भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी ब्रांच को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मीडिया जो कि फाइल अपलोड करने के लिए काम आएगी आपके पास में। उसके बाद पीआर एंड मर्ज, इसमें कोई डिफरेंट लॉजिक देते हैं क्योंकि एक मर्ज का मल्टीपल कमिट से मैपिंग हो सकता है। तो मर्ज की अगर एक टेबल बनाऊंगा मैं तो मर्ज मैपिंग हो जाएगा। इसके अंदर कैसे बनेगा? मर्ज आईडी और कमिट आईडी की मैपिंग बनेगी, कितने तारीख को किसने करा था, कैसे किया था। उसके बाद में पीआर किसने रेज करी थी, उसमें कमेंट क्या था, उसका रिप्लाई क्या था, ठीक है। वो सारा इन्फॉर्मेशन भी अपन इसमें रखते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डिफ सर्विस। तो बेसिकली अगर वो जब आपको डिफ चेक करना है, ठीक है, दो फाइलों के बीच में या फिर दो कमिट्स के बीच में, तो आपको डिफ सर्विस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा कंपैरिजन करता है। और डिफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप हैश चेक करते हो, हैश चेक करने के बाद कौन सी लाइन में चेंज हुआ है, इसके लिए मेजर डिफ एल्गोरिथम का अपन मेजर डिफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स की आपके पास एक सर्विस होती है जहां पे आप फाइनली सारा डेटा का ओवरव्यू देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो गिट का आर्किटेक्चर है उसके बिहाइंड द सीन अगर आप देखेंगे तो मर्कल ट्री होता है।
मर्कल ट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी फाइल स्टोरेज इकोसिस्टम्स के लिए, जहां पे फाइल के साथ में प्ले किया जाता है, तो फाइल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए और वर्जनिंग मेंटेन करने के लिए, चेंज मेंटेन करने के लिए मर्कल ट्री का यूज करते हैं, काफी एफिशिएंट होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो है गिट का आर्किटेक्चर काम करता है। आप जितने भी, तो बेसिकली ट्री का आर्किटेक्चर होता है, वर्किंग डायरेक्टरी होता है, स्टेजिंग डायरेक्टरी होता है, लोकल डायरेक्टरी होता है, उसके बाद रिमोट के ऊपर डेटा पुश किया जाता है। और जब डेटा पुश करते हो तो जेड कंप्रेशन का यूज करते हो, और रिमोट से पहले आप डिफ निकालते हो कि कितनी फाइलें चेंज हुई, उसके बेसिस पे मुझे डेटा ऊपर पुश करना है। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने और क्या क्या समझा, अपन ने इसके अलावा समझा कि ब्रांचिंग मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है। तो बेसिकली आप मेन ब्रांच से डेवलप की ब्रांच निकालते हो, डेवलप की ब्रांच आप फीचर और रिलीज की ब्रांच निकालते हो, चेंजेस वापस आप मर्ज कर देते हो डेवलप में, डेवलप से मर्ज मेन में, और बग फिक्सेस डायरेक्टली आप निकालते हो मेन ब्रांच से। ये आइडियल तरीके होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो गिट का आर्किटेक्चर है वो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ बनाता है, क्योंकि एक मर्ज जो है मल्टीपल कमिट्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, इस वजह से वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, ये हमने कुछ स्टैंडर्ड सर्विसेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन्हीं सर्विस के बेसिस पे इनका डीबी स्कीमा डिजाइन किया जाता है। अपने बेसिक टेबल भी समझने की कोशिश करी कि मुझे डिस्क को अगर स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे एक मर्ज में कितने कमिट्स इसको स्टोर करना है, तो 1 to m की मैपिंग मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, रेपो की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आएगा कि रेपो का नाम क्या है, कितनी नंबर ऑफ फाइल है, कितना कैसा डायरेक्टरी है। ठीक है, इसका ओनर कौन है, इसकी प्राइमरी एक्सेस किसके पास में है, इसका एडमिन कौन है, राइट का एक्सेस किसके पास में, रीड का एक्सेस किसके पास में, ये सारा कंट्रोल टीम और टीम मेंबर, और उसके बाद में उसका एक्सेस कंट्रोल करता है। इस पे ब्रांच पे क्या अपन ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज जिसमें कितनी है, ये सारा का सारा डेटा हम इन वाली सर्विसेज में स्टोर करते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप डाल सकते हैं, वहां पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।